गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारी क्लास वर्ग संघर्ष एवं वर्ग चेतना के संदर्भ में होगी। कार्ल मार्क्स ने जो यह क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट की अवधारणा दी है उसकी समीक्षा के लिए आज की कक्षा आप लोगों के लिए उपयोगी है। सबसे पहले मार्क्स और एंजल्स ने एक पुस्तक लिखी थी मिलकर, जर्मन आइडियोलॉजी 1845 में। उसमें सबसे पहले वर्ग शब्द की व्याख्या की। मार्क्स के अनुसार एक ही प्रकार का कार्य करने वाले लोगों का समूह, चूँकि जब वो एक जैसा कार्य करेंगे तो उनकी आर्थिक दशा, काम करने की दशा और उनका शोषण पूंजीपति के माध्यम से जो होगा वो एक तरीके से होगा। यह वर्ग बनने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये कहते हैं कि वर्ग के लिए बहुत बड़ी अनिवार्यता होती है क्लास कॉन्शियसनेस और क्लास ऑर्गेनाइजेशन। यानी किसी भी वर्ग को बनने के लिए वर्ग चेतना और वर्ग संगठन होना आवश्यक है। जर्मन आइडियोलॉजी में जब पहली बार वर्ग शब्द की व्याख्या की गई तो उसमें ये स्पष्ट लिख दिया गया कि जब एक जैसे कार्य करने वाले लोग एक जैसी आर्थिक दशा के मध्य कार्य करेंगे तो उनके मध्य एक आंतरिक अंतःक्रिया का संगठन डेवलप होता है जो अपने हितों के लिए एक होता है, जिसे क्लास फॉर इटसेल्फ और क्लास फॉर इन सेल्फ के रूप में मार्क्स ने विशद व्याख्या की है। जब एक पीड़ित दूसरे पीड़ित से मिलता है, दोनों की समस्याओं का एक ही कारण होता है पूंजीपति का शोषण, तो कहीं ना कहीं वो वर्ग चेतना के माध्यम से जुड़ने की कोशिश करता है। और जब लोग जुड़ते जाते हैं तो एक जैसे कार्य करने वाले लोगों का संगठन एक वर्ग संगठन में परिवर्तित हो जाता है। अब प्रश्न उठता है, क्लास कॉन्शियसनेस क्या है, वर्ग चेतना? मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष के लिए विशेष रूप से समाजवादी क्रांति के सूत्रपात के लिए शोषित वर्ग में एकता का होना एक अनिवार्य दशा है। शोषित वर्ग विद्रोह की स्थिति में तभी आ सकता है जब वह संगठित हो और संगठन बनने का मुख्य आधार है उनमें चेतना हो, और वो भी जागृत अवस्था में। मार्क्स के लिए वर्गों से संबंधित चेतना ठोस भौतिक कारणों पर आधारित होती है, विशेषकर वर्गों के संयुक्त निहित हितों में। यानी एक व्यक्ति का जो हित है वही दूसरे व्यक्ति का होगा, दूसरे व्यक्ति का हित है जो तीसरे का होगा। एक कारखाने में काम करने वाले सभी मजदूर एक जैसी चेतना से जब जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस ग्रुप कॉन्शियसनेस में या व्यक्तिगत चेतना सामूहिक चेतना में बदलने लगती है। यह सिद्धांत दो तरफा होता है, अर्थात यह शोषक एवं शोषित दोनों वर्गों पर समान रूप से लागू होता है। अतः मार्क्स के लिए वर्ग चेतना विचारधारा पर आधारित सामूहिक स्थिति न होकर भौतिक वास्तविकताओं का आधारित वस्तु स्थिति या वस्तु के द्वारा बनी हुई व्यवस्था होती है। अर्थात एक कारखाने में उदाहरण के लिए 20 लोग काम कर रहे हैं, कारखाने में लाइट चली गई और जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, तो भौतिक आधार पर एक व्यक्ति उस दशा में काम नहीं कर पा रहा, दूसरा व्यक्ति नहीं कर पा रहा। पता लगा कि 20 के 20 लोग कार्य करने में सक्षम है, वो कार्य छोड़ देते हैं। जो मैनेजर होगा वो कंप्लेंट करेगा, उस पर कठोर नीति अपनाएगा, वो चाहेगा कि लाइट आ रही है नहीं आ रही, आप तो काम कीजिए। अब ये जो भौतिक दशा है ना, ये प्रेरित कर रही है उनको एकजुट होने के लिए, मैनेजर का विरोध करने के लिए, पूंजीपति का विरोध करने के लिए। भले ही उनकी इनकम कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इस वक्त ये लाइट वाले मुद्दे पर, बिजली की आपूर्ति के मुद्दे पर उनकी क्लास कॉन्शियस बन जाएगी। वो सामूहिक चेतना के आधार पर कोई निर्णय लेंगे। हो सकता है वो तालाबंदी कर दें, घेराव करें, वो लोग काम का बहिष्कार करें। तो यानी
वर्ग विचार से नहीं बन रहा, या आर्थिक भौतिक पदार्थ वाली जो दशा है वो वर्ग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। शोषित वर्ग जब यह भली भांति समझ लेता है कि संगठित होकर शोषक वर्ग को विनाश के लिए वो अपने हितों की रक्षा नहीं कर सकता, यानी जब तक उसका विनाश नहीं होगा, जब तक उसका हम लोग विरोध नहीं करेंगे, तब तक उनके हितों की रक्षा नहीं होगी, तब तक वह क्रांतिकारी कदम नहीं उठाता। और जब इस बात को समझ लेगा तो वो विवश हो जाता है उस क्रांतिकारी कदम को उठाने के लिए। इस कार्य में शोषक वर्ग का एक बहुत ही अल्पसंख्यक भाग बुद्धिजीवियों एवं क्रांति चेतनाओं के साथ मिलकर उसका नेतृत्व करता है। इस प्रकार शोषित श्रेणी की वर्ग चेतना एक जनवादी क्रांति को जन्म देती है। अब प्रश्न उठता है, वर्ग संघर्ष की उत्पत्ति व विकास कैसा हुआ? मार्क्स की व्याख्या के अनुसार विश्व में बहुत लंबे समय तक ऐसी परिस्थितियां रही जिनमें आदिम सामुदायिक व्यवस्थाएं अस्तित्ववान थी। ये व्यवस्थाएं पारस्परिक सहजीवन, न्यूनतम उत्पादन, तुरंत वितरण, उत्पादित वस्तुओं के प्रत्यक्ष आदान प्रदान पर आधारित रही थी। आदिम, जिसे हम यांत्रिक या जिसे हम जनजातीय सामुदायिक व्यवस्था का चरण भी कह सकते हैं, उसमें पहला विघटन हुआ और उसके बारे में निश्चित रूप में कुछ कहा नहीं जा सकता, कि अनुमान लगाया जा सकता है। मार्क्स के अनुसार वर्ग आधारित समाज के निर्माण की प्रक्रिया अति दीर्घकालीन थी, जो विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग कालों में घटित हुई। मार्क्स ने प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं, प्राचीन यूनान, रोम में जो सर्वप्रथम ईसा पूर्व की पहली शताब्दी से चौथी शताब्दी के मध्य जो वर्ग व्यवस्था थी, उसमें जो समाज का विकास हुआ उसकी व्याख्या की। अतिरिक्त उत्पादन व उसमें विकसित होने वाली निजी संपत्ति इस प्रकार के समाज का मूल आधार रही। यानी जब इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इकट्ठा करने का भाव आ जाए, व्यक्तिगत संपदा प्राप्त करने की कोशिश प्रारंभ हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि धीरे धीरे वर्ग निर्मित होने वाला है। श्रम के औजारों में सुधार इस प्रकार की स्थिति के लिए उत्तरदायी था, लेकिन केवल मात्र इस घटना से वर्ग नहीं बने। वर्गों के निर्माण की प्रक्रिया आदिम समुदाय के पूर्ण विघटन से हुई है। श्रम के सामाजिक विभाजन का विकास होने के कारण यह संभव हुआ। इस प्रकार श्रम विभाजन का सामाजिक रूप में कुछ श्रेणियों में स्थित होना वर्गों के निर्माण प्रक्रिया की पहली कड़ी था। वर्ग संघर्ष की उत्पत्ति के प्रारंभिक काल को हम निम्न पड़ाव के रूप में देख सकते हैं। पहला पड़ाव था आदिम सामुदायिक व्यवस्था का, फिर आया विघटित आदिम सामुदायिक व्यवस्था का, जिसमें कृषि पशुपालन हुआ। तीसरे में प्रारंभिक वर्ग व्यवस्था जो शिल्प, शारीरिक और बौद्धिक कार्यों पर आधारित थी। और इस प्रकार समाज में 4 वर्ग थे: गोत्र समुदायों का प्रभुत्व संपन्न शीर्षस्थ वर्ग, धनी लोगों का अधिक व्यापक वर्ग, स्वतंत्र समुदाय वर्ग जिसमें कृषक, पशुपालक और कारीगर थे, और चौथा था दास। देखिए, आदिम सामुदायिक व्यवस्था का अर्थ यहाँ पर यह है, जंगलों में निवास करने वाले वो गिरिजन जो पहाड़ों पर कंदराओं में रहते थे, जिनका मूल कार्य हंटिंग एंड फूड गैदरिंग था। या तो शिकार करेंगे या वो कंद मूल फलों का संकलन करेंगे। ये अब सामुदायिक व्यवस्था समानार्थी थी, एक जैसी थी, इनमें कोई ऊंचा नीचा नहीं थे। सब मुखिया की अनुपालना करते हुए अपनी वर्गीय व्यवस्था को एक सामान्य स्वरूप में जी रहे थे। धीरे धीरे कृषि प्रारंभ हुई, पशुपालन प्रारंभ हुआ, कृषि पर अधिकार रखने वालों का अलग वर्ग बना, कृषि में काम करने वाले मजदूरों का अलग वर्ग बना। जिनके पास पशु थे वो संपत्ति का प्रतीक थे, जो केवल पशुपालन में सहयोग करते थे एज ए दास, नौकर, तो वो पशुपालन के दूसरे वर्ग में आए। धीरे धीरे एक प्रारंभिक वर्ग व्यवस्था बनी शिल्प के रूप में। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को पत्थर पर नक्काशी करना आता है, तो वो स्पेशल हो गया अन्य की तुलना में, तो अन्य की तुलना में उसका ओहदा ऊंचा हुआ। कोई व्यक्ति धनुष बाण बनाना जानता है, औजारों का निर्माण करना जानता है,
शिल्प के आधार पर भवन या झोपड़ी बना सकता है, तो वो अन्य की तुलना में, सामान्य जन की तुलना में एक ऊंचे वर्ग का व्यक्ति हुआ, यानी शिल्प ने प्रारंभिक वर्ग व्यवस्था को जन्म दिया। फिर बात आई शारीरिक कार्य की। जो लोग ज़्यादा श्रम साध्य थे, अधिक मेहनत कर सकते थे, ज़्यादा कार्य करने के आधार पर अन्य लोगों की तुलना में स्वयं को श्रेष्ठ घोषित कर सकते थे या दिखाते थे, उनका एक अलग वर्ग बना। जो कमनीय काया वाले थे, जो ज़्यादा श्रम साध्य कार्य नहीं कर सकते थे, विशेषकर महिलाएं जो घरों में रहकर भोजन बनाने और प्रजनन का कार्य करती थी, ये दूसरे वर्ग के प्रतिनिधित्व के रूप में उभर के आई। फिर बौद्धिक कार्य की बात आई। बौद्धिक कार्य में जिसके पास दिमाग था, योजना थी, नीति थी, कार्य करने की क्षमता थी, और उसमें तकनीक को जोड़कर यदि वो कुछ सुदृढ़ता के आधार पर नए सांस्कृतिक परिचय को दे पाए, उनका एक अलग वर्ग बना। और जो बुद्धिहीन थे, केवल मोटी बुद्धि के आधार पर आदेश की पालना कर सकते थे, ऐसे लोग अन्य प्रकार के वर्ग के रूप में उभरे। कॉमन रूप में यदि हम पुरानी व्यवस्थाओं को देखें तो गोत्र समुदायों का प्रभुत्व आया, एक शीर्षस्थ वर्ग का निर्माण हुआ जो अपने आप को कुलीन मानते थे। उसके बाद ऐसे लोग जिनके पास धन था, संपत्ति थी, उनका एक व्यापक वर्ग बना। तीसरे वर्ग के रूप में कृषक, पशुपालक और कारीगर आए, और चौथा जो सबसे निम्न माना गया वो दास वर्ग था। अब इनकी जो व्याख्या की गई है, दासों का भूस्वामियों के विरुद्ध एशिया माइनर में एरिस्टोनिक व प्राचीन रोम में स्कार्टस के नेतृत्व में एक विशेष कार्य हुआ। सामंतवादी युग में कृषक विद्रोह विशेषकर जर्मन, फ्रांस, रूस में हुए। लियोन के मजदूरों का 1830 का विद्रोह हुआ, 1848 की क्रांति हुई, पेरिस में कम्यून की स्थापना हुई। ये सारी की सारी जो व्यवस्थाएं थी, ये कहीं न कहीं वर्ग संघर्ष के प्रारंभिक बिंदु के रूप में देखी जा सकती है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि मार्क्स का कथन है कि सदा से ही प्रत्येक समाज दो विरोधी वर्गों में बना हुआ था। पूंजीपति जो शोषण करने की कला में निपुण था, शोषित जो श्रम वाला वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में मार्क्स और एंगल्स लिखते हैं कि अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यानी जब भी वर्ग बने उनमें संघर्ष होगा। स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास का, कुलीन वर्ग का साधारण जनता के साथ, सामंत का अर्धदास किसान के साथ, गिल्ड के स्वामी का उनके कार्य करने वाले कारीगर के साथ। संक्षेप में हम कहें तो शोषक तथा शोषित सदा एक दूसरे के विरोधी होकर कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष अनवरत लगातार युद्ध करते रहते थे। इस संघर्ष का अंत प्रत्येक बार या तो समग्र समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में था या संघर्षरत वर्गों की आम बर्बादी में होता था। आधुनिक पूंजीवादी समाज में, जो कि सामंतवादी समाज के अवशेषों से अंकुरित हुआ है, वर्ग संघर्ष से विमुक्त नहीं है। पूंजीवादी युग की एक विशिष्ट विशेषता यह भी है कि इसमें वर्ग संघर्ष को अधिक सरल बना दिया है। समग्र रूप से समाज उत्तरोत्तर दो महान विरोधी समूह में बंट रहा है, और ये जो महान विरोधी समूह था, ये पूंजीपति और सरवारा के रूप में आया। एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष कर इसकी स्थिति देखी गई। अब ये जो संपूर्ण व्यवस्था थी, उनके आधार पर वर्ग संरचना में संघर्ष भी हो रहा है, और एक नए प्रकार के वर्ग की हम परिकल्पना कर रहे थे, जो हम देख रहे थे कृषि, पशुपालन, शिल्प, शारीरिक, बौद्धिक कार्य के रूप में ये पाए जाते थे, और इनमें संघर्ष होता रहता था। गोत्र का धनिक लोगों के साथ, धनिक लोगों का स्वतंत्र लोगों के साथ, स्वतंत्र का दास के साथ एक विशेष प्रकार का संघर्ष चलता रहता था। मार्क्स का कथन है कि यह ऐतिहासिक सत्य है कि भू संपत्ति के विपरीत पूंजी सदैव धन का आकार ग्रहण करती है। पूंजी का प्रथम साकार रूप धन है, और मार्क्स के अनुसार पूंजी वह धन है जो श्रमिकों का शोषण करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस शोषण से ही वर्ग संघर्ष का बीजारोपण हो सकता है। अर्थात एकमात्र संघर्ष की हम एक शब्द में व्याख्या करें तो कहीं ना कहीं पूंजी, और पूंजी का साकार रूप धन जब होता है तो वो संघर्ष का बीजारोपण कर देता है। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की विवेचना के दौरान
उन आर्थिक परिवर्तनों को विश्लेषित किया जो प्राचीन समाज के गृह उद्योग की अवस्था से लेकर वर्तमान युग के फैक्ट्री उद्योग तक हुए हैं। मार्क्स ने इस पूंजीवादी फैक्ट्री प्रणाली के प्रमुख परिणामों का उल्लेख इस प्रकार किया कि फैक्ट्री प्रणाली में उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, जिसके कारण सामान्यतः अति उत्पादन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि अधिकाधिक व्यापार चक्र, व्यापारिक संकट काल का उद्भव स्वाभाविक रूप से होता है। इसके फलस्वरूप कम हैसियत वाले पूंजीपति, छोटे पैमाने के मिल मालिकों को हानि होती है और धीरे धीरे उनका सब कुछ बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चला जाता है, जिससे पूंजी का उत्तरोत्तर केंद्रीकरण कुछ लोगों के हाथ में हो जाता है। परिणाम स्वरूप छोटे पूंजीपति अधिक संख्या में पूंजीवादी वर्ग के बाहर निकलकर श्रमिक वर्ग में सम्मिलित हो जाते हैं और जनता का अधिकाधिक भाग एक अति अल्पसंख्यक पूंजीवादी वर्ग का नौकर हो जाता है। धन या पूंजी वास्तविक उत्पादक श्रमिक होता है, परंतु उसे उसका उचित हिस्सा नहीं मिल पाता। धोखे और अन्याय से पूंजीपति श्रमिकों की गाढ़ी कमाई का फल छीन लेते हैं और मार्क्स कहता है कि मनुष्य के द्वारा शोषण, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मैन बाय मैन होने लगता है। इससे श्रमिक वर्ग में असंतोष बढ़ता रहता है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर वर्ग संघर्ष के रूप में प्रकट होता है। इस व्याख्या में हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो भी वर्ग संघर्ष की दशाएं बन रही हैं, उन दशाओं के अंदर वर्ग चेतना महत्वपूर्ण है। वर्ग संघर्ष की उत्पत्ति के विकास में शोषित वर्ग और शोषित वर्ग कर शोषण करने वाला जो पूंजीपति वर्ग है, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। साथ ही कृषि, पशुपालन, शिल्प, बौद्धिक कार्य से संबंधित लोगों का समूह एक नई प्रकार की वर्ग संरचना को जन्म देता है। अंत में निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जो भी शोषण है उसके पीछे कहीं ना कहीं पूंजी संपत्ति का विशेष योगदान होता है। ये योगदान होने के पीछे कहीं ना कहीं उनके आर्थिक हितों का टकराव है। आप इसे एक सामान्य उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक कारखाने में एक मालिक हमेशा ये चाहेगा कि उसका लाभ बढ़े, खर्चा कम हो, जबकि एक सरवारा वर्ग का श्रमिक क्या चाहेगा कि भले उसे काम अधिक करना पड़े, कम से कम पैसा मिले, काम के घंटे कम हो जाएं, सुविधाएं बढ़ जाएं। मालिक ऐसा कभी नहीं चाहेगा। तो विपरीत स्वार्थ जब होंगे तो निश्चित तौर पर संघर्ष की बुनियाद बन जाती है। फिर जब मजदूर कार्य करता है, उसकी फैक्ट्री के सामने महंगी आलीशान गाड़ियों में उसका स्वामी मालिक आता है, तो मजदूरों के मन में ये भाव आता है कि जो हम गाड़ी कमाई कर रहे हैं उसकी मलाई तो हमारे सेठ, साहूकार, मजदूर, पूंजीपति जो असंतुलन है उसका परिणाम है। हमारी गाड़ी कमाई की मलाई तो हमारे पूंजीपति खा रहे हैं, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। और इस आधार पर वो चेतनात्मक रूप से एक होते हैं और अंत में वर्ग संघर्ष को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं। विद्यार्थियों, यह मैटर आप थोड़ा देखें। वर्ग संघर्ष के अंदर मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको सार्थक जानकारी उत्पन्न करेंगी। आप अपने परीक्षा संबंधी मैटर में इसको जोड़कर उसको गुणवत्तापूर्ण बना पाएंगे। इसका आप मनन करें और अध्ययन करें। अगली क्लास कल इसी समय होगी और उसमें मैं दुर्खिम के ऊपर चर्चा करूँगा। धन्यवाद।